Good afternoon, students. Welcome back to my channel. The name of my channel is Nikita Gupta Science Bioweapon. In this particular channel, I am making videos for class 10 students who are preparing for CBSE board examination, and also I'm making for class 12 student. आज के वीडियो के स्टार्ट ना एक छोटी सी स्टोरी के साथ करते हैं, ठीक? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में मोटिवेशन। बिना मोटिवेशन के आप कभी भी कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए। जाहिर सी बात है, ह्यूमन टेंडेंसी है ना, हमें तो बचपन से ही सिखाया, ठीक है, कि 99 मार्क्स आएंगे तो घड़ी, और अगर कम आए तो फिर छड़ी। तो वो कहीं ना कहीं मोटिवेशन चाहिए। तो सेम उसी तरीके से मेरा इस वीडियो को देखने के पीछे भी आपको मैं मोटिवेट करना चाहती हूँ। एक चींटी थी, वो हमेशा यही सोचा करती थी कि मैं तो बहुत छोटी हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा छोटी हूँ, मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। सेम उसी तरीके से एक पत्ता था जो कि मुरझा चुका था लेकिन अभी भी पेड़ पे रुका हुआ था। तो वो भी यही सोचा करता था कि अब तो मेरी कुछ लाइफ बची है नहीं, मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, मेरी कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं, मुझे किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि मैं हूँ या ना रहूँ, ठीक? ऐसा हमारी लाइफ में भी होता है। हम भी कई बार ऐसा सोचते हैं कि हमारी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन यू नेवर नो कि लाइफ आपके साथ क्या करेगी, ठीक? अब हुआ ये कि बहुत ज़्यादा तूफान आ गया, बारिश वारिश होने लग गई, ठीक? अब बारिश होगी, तूफान आएगा, तो जाहिर सी बात है वो जो पत्ता जो कि आधा मुरझाया सा था, एकदम ही सूख चुका था एक तरीके से, तो वो टूट गया, अलग हो गया पेड़ से। तो उसे लगा अब तो मेरा अंत निश्चित है, ठीक है, मैं अब किसी का कुछ काम भी नहीं आऊँगा और ये मेरे जीवन की समाप्ति है। वही चींटी थी जो कि पतली सी एक शाख पे बैठी थी और वो सोच रही थी कि अब मेरा भी अंत निश्चित है, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इस बारिश से लड़ने की या इस तूफान से लड़ने की मेरे अंदर क्षमता नहीं है। तो उसने देखा कि उस पानी पे वो पत्ता डोलते हुए चला आ रहा था। अब उस चींटी के दिमाग में ये आया कि अगर मैं उस पत्ते पे चढ़ जाऊं तो शायद मैं इस तूफान से लड़ पाऊंगी और मैं पार हो जाऊंगी। और वही हुआ कि जैसे ही चींटी उस पत्ते पे आई, पत्ते को भी रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैंने कुछ किया, मैं तो, मेरा जो जीवन था वो व्यर्थ नहीं हुआ। सेम उसी तरीके से चींटी के लिए भी था कि उसने एक थोड़ा सा सहारा लिया और वो पार कर गई बड़े आसानी से उस तूफान को। तो वही थोड़ी सी हिम्मत हमें करनी होगी, दिखानी होगी किसी भी अच्छी चीज़ को अचीव करने के लिए। तो इन दिस वीडियो मैं बस इतना आपको बताना चाहती हूँ कि आप जो मेहनत करते हो, ठीक है, वो कभी भी खाली नहीं जाती। सेम उसी तरीके से मैं भी मेहनत कर रही हूँ, जो मुझे नहीं लगता है कि वो खाली जाएगा, और आप भी, आपका भी खाली नहीं जाएगा। तो स्टार्टिंग विद दिस स्टोरी टुडे वीडियो, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, और एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि सीबीएसई इस टॉपिक से पूछती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 5 मार्क्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब पूछा क्या जाता है, कई बार होता है, कहा जाता है कि ड्रॉ द डायग्राम एंड लेबल सर्टेन ऑर्गन्स। तो हम यहाँ पे बनाते हुए चलते हैं। एज यू कैन सी आई हैव ड्रॉन अ डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ये नोस्ट्रिल है, दिस इज अ माउथ कैविटी वी हैव, एंड देन देयर इज अ चेम्बर। तो मैं एक एक करके इनको बनाती हूँ ताकि हम लोग उन ऑर्गन्स को स्टडी कर सके। As you can see, I had drawn an organ which is known as mouth, which is from this mouth only human beings are performing the function of ingestion. That means the human beings are taking in food from inside their body, and from the mouth only that food has came inside the buccal cavity. ये जो space है mouth के अंदर, this is known as the buccal cavity. Inside this buccal cavity we have a muscular organ which is known as tongue, which is known as tongue. tongue की अगर हम लोग एक स्ट्रक्चर को देख लें यहाँ पे, तो tongue is having so many papillae, ठीक है, on it, and these papillae are actually छोटे छोटे से बबल्स आपको देखने को मिलते हैं टंग के ऊपर में, ठीक है। तो ये जो टंग papillae है, they are actually taste bud, they are actually
टेस्ट बड। पहले ऐसा मिसकंसेप्शन हुआ करता था कि टंग के कुछ पोर्शन पे स्वीट, कुछ पोर्शन पे सॉल्टी, कुछ पोर्शन पे सॉर, ऐसे कुछ टेस्ट मिलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। टंग ऑल ओवर पे हर जगह पे टेस्ट बड प्रेजेंट होती हैं एंड वो हर तरीके के टेस्ट को हर साइड से रिकॉग्नाइज कर सकती हैं। सो टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है। पहली चीज तो ये कैसा ऑर्गन है आपका, मस्कुलर ऑर्गन है। तो हम लोग यहाँ पे ऑर्गन्स लिखते चलते हैं। माउथ विच इज ए इंजेक्शन ऑर्गन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज योर ओरल ओपनिंग, जो कि माउथ के थ्रू होती है। देन देयर इज ए टंग। टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन जो कि बेसिकली फंक्शन करता है एज ए स्पैचुला। ये फंक्शन करता है एज ए स्पैचुला। जिस तरीके के घर पे आपने देखा होगा कभी भी खाना वगैरह बनता है तो खाने को मिलाने के लिए हमें कड़छी की या बर्तन चम्मच की जरूरत पड़ती है। सेम उसी तरीके से यहाँ जो स्पैचुला है, यहाँ जो टंग है, दिस विल वर्क एज अ स्पैचुला टू ऐड सलाइवा इन द फूड, इसके लिए यूज होता है। साथ ही साथ इट इज हैविंग टेस्ट बड। तो टेस्ट बड है, इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं फूड में जो भी टेस्ट है उसको रिकॉग्नाइज करेगा हमारे लिए। नाउ कमिंग ऑन नेक्स्ट थिंग, अब हम इसी माउथ कैविटी की अगर बात करें तो देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ टीथ। यहाँ पे टीथ की भी प्रेजेंस है। एज वी नो ह्यूमन बींग्स आर हेट्रोडोंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑर्गन्स को लिखते हुए चलते हैं। तो वी हैव टीथ, और टीथ के कुछ कैरेक्टर्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कहा जाता है कि टीथ्स आर यूजुअली हेट्रोडोंट, यानी हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ टीथ है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ दे हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ। अगर आपको नहीं याद हो तो इंसाइजर विच विल हेल्प इन कटिंग, कैनाइन्स विच विल हेल्प इन टीयरिंग, ठीक है, प्रीमोलर एंड मोलर विच बोथ विल हेल्प इन चुइंग। ये चुइंग हो गया, ये टीयरिंग हो गया, एंड इंसाइजर इज फॉर कटिंग। फूड को कट करने के लिए यूज होता है। फॉर्मूला इसका अगर आपको ऑर्डर नहीं याद आता है तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। इंडिया करंट प्राइम मिनिस्टर इज मोदी। इंडिया करंट प्राइम मिनिस्टर इज मोदी। ICPM करके आप इसको याद कर सकते हो। नाउ कमिंग ऑन नेक्स्ट थिंग, अब हमारे पास नेक्स्ट है, यही इनसाइड द माउथ ओनली वी हैव अ ग्लैंड। वी हैव अ ग्लैंड विच इज नोन एज द सलाइवरी ग्लैंड। तो ये टंग के नीचे, ठीक है, भी प्रेजेंट होती है, पीछे के साइड पे प्रेजेंट होती है और दांतों के साइड्स में प्रेजेंट होती है। देयर इज ए 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। दिस सलाइवरी ग्लैंड विल हेल्प विल सिक्रीट सलाइवा, विल सिक्रीट सलाइवा। तो जो पहली केमिकल रिएक्शन है वो हो रही है बाय द हेल्प ऑफ सलाइवा। ये पहली केमिकल रिएक्शन है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउथ से फूड का किस तरीके का डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो केमिकल डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। क्यों? क्योंकि वहां पे सलाइवरी अमाइलेज रिलीज हो रही है। दिस विल ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल शुगर। कार्बोहाइड्रेट को वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये पहली रिएक्शन है हमारी। कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन फूड will be digested in the form of sugar in presence of salivary amylase, जो सलाइवा में प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा इट इज कंटेन सम काइंड ऑफ लाइजोजाइम्स ऑल्सो। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ एंजाइम जो कि हेल्प करता है बैक्टीरिया को किल करने के लिए। कभी कभी फूड के साथ भी कुछ बैक्टीरियाज हमारे बॉडी में एंटर करने की कोशिश करते हैं, तो ऑलरेडी सलाइवा में आपका लाइजोजाइम प्रेजेंट होता है जो उसे किल कर देता है। नाउ कमिंग ऑन नेक्स्ट पार्ट, नो द फूड हैज बीन पास फ्रॉम द चेम्बर विच इज कॉमन फॉर द बोथ चेम्बर, जो कि आपका नेजल चेम्बर है और माउथ कैविटी है जिसको हमने बकल कैविटी कहा है। दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज नोन एज फेरिंग्स, इज नोन एज फेरिंग्स। अब ये जो फेरिंग्स है, हमने कहा कि इट इज ए कॉमन चेम्बर, ये एक कॉमन चेम्बर है, लेकिन फेरिंग्स और इन केस ऑफ नेजल चेम्बर वहां पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। दिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो मैं यहाँ पे बना नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं ड्रॉ करके तब भी दिखाऊंगी। यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज नोन एज योर एपीग्लॉटिस, विच इज नोन एज योर एपीग्लॉटिस। इट इज ए मस्कुलर स्ट्रक्चर, ये भी मस्कुलर स्ट्रक्चर है। एपीग्लॉटिस इज अ स्ट्रक्चर जो कि फेरिंग्स और नेजल कैविटी के बीच में प्रेजेंट होता है। जब कभी भी हम लोग कोई भी फूड शैलो करते हैं, निगलते हैं, तो ये एपीग्लॉटिस नेजल चेम्बर को क्लोज कर देता है ताकि फूड
विंड पाइप में ना जा सके या विंड पाइप पे एंटर ना कर सके। तो ये आपको चीज याद रखनी है कि एपिग्लॉटिस इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर विच विल कवर द विंड पाइप वाइल इनगल्फिंग और वाइल शैलोइंग द फूड इनसाइड द ईसोफेगस। अब आते हैं हम लोग सबसे लॉन्ग ट्यूब पे। तो दिस लॉन्ग ट्यूब इज नोन एज योर ईसोफेगस, इज नोन एज द ईसोफेगस। इफ यू टॉक अबाउट ईसोफेगस, तो हमारा पहला ऑर्गन माउथ हो गया, दूसरा टंग, टीथ, सलाइवा, डाइजेशन हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ईसोफेगस। नाउ द फूड हैज बीन पास्ड इन ईसोफेगस। ईसोफेगस इज ऑल्सो अ मस्कुलर ऑर्गन। This particular esophagus is performing a special type of movement which is known as peristaltic movement. Peristaltic movement, which is a contraction and relaxation of this muscular pipe. अब देखो यहाँ पे आपको समझना होगा कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, एंड रिलैक्सेशन मतलब नॉर्मल होना, ठीक है। तो रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो व्हेनेवर दिस मसल इज पुशिंग इनवर्ड, जब ये मसल पुश कर रही है अंदर के साइड पे, दिस इज नोन एज द कॉन्ट्रैक्शन स्टेट, जिससे इस फूड पे प्रेशर पड़ेगा एंड दिस विल पास इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फिर इसी तरीके से अब यहाँ पे फूड है, यहाँ पे प्रेशर पड़ा तो दिस विल मूव इन दैट पोजीशन। फिर यहाँ पे फूड है, फिर इसमें प्रेशर पड़ा तो फूड इस तरीके से एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है इनसाइड दिस ओसोफेगस, और ईसोफेगस कहा जाता है, जिसको फूड पाइप भी कहा जा सकता है। तो अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ फूड पाइप बाय विच फूड इज पासिंग थ्रू द ईसोफेगस और थ्रू द फूड पाइप इन स्टमक इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब हमारा जो फूड है वो आ चुका है कहाँ पे, स्टमक में आ चुका है वाया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो दिस इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज स्टमक। दिस स्टमक इज ऑल्सो हैविंग 3 parts. How many parts are there? 3 parts. The first part, which is vacant, is always known as your fundic. This pouch is known as your cardiac and pyloric. So these are the 3 parts. Fundic is always vacant, उसमें कभी भी कुछ नहीं होता है. This esophagus is open in cardiac. ये cardiac में आकर के open होता है, which is the middle part actually. और यहाँ पे फूड रेस्ट करता है नियर अबाउट 5 to 6 आवर्स, सबसे ज्यादा खाना यहीं पे रहता है। अब हम लोग बात करते हैं स्टमक को लेकर के। एज वी डिस्कस कि केमिकल भी हम पढ़ते चलेंगे, तो इन केस ऑफ स्टमक, ये जो कार्बोहाइड्रेट वाला था ये माउथ में हुआ था, अब हम बात करेंगे स्टमक में। तो इनसाइड द स्टमक देयर इज अ रिलीज ऑफ 3 थिंग्स, 3 चीजों का रिलीज होता है। द फर्स्ट वन इज द म्यूकस, सेकेंड वन इज द HCl एंड द थर्ड वन इज द ट्रिप्सिन। अब ये कहाँ कहाँ से हो रहे हैं इसके बारे में डिस्कशन। म्यूकस विल बी रिलीज फ्रॉम द वॉल ऑफ स्टमक, HCl बाय ऑक्जेंटिक सेल, यहाँ पे ऑक्जेंटिक सेल्स पाई जाती हैं जो कि HCl को रिलीज करती हैं। ट्रिप्सिन ऑलरेडी प्रेजेंट है प्रोट्रिप्सिन के फॉर्म में, इसको एक्टिवेट कराएगा HCl, ठीक है। दिस HCl विल एक्चुअली एक्टिवेट दिस प्रोट्रिप्सिन इन द फॉर्म ऑफ ट्रिप्सिन। एंड क्या काम है जरा इसको देख लेते हैं। HCl विल टर्न फूड इनटू एसिडिक मीडियम, फूड को वो एसिडिक मीडियम में टर्न करता है। देन म्यूकस विल प्रोटेक्ट वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। एक्चुअली में जो म्यूकस है उसका यही एक बेसिक फंक्शन है, आपको याद रखना है। जो म्यूकस है उसका इकलौता एक ही फंक्शन देखने को मिलता है कि दिस विल प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl, क्योंकि HCl एक एसिड है ना, एसिड का जो pH होता है वो बहुत ही ज्यादा लो होता है, जिसकी वजह से सेल्स को डैमेज हो सकता है। तो उसके इस डैमेज से प्रोटेक्ट करने का जो काम है वो कौन करके देगा, वो म्यूकस करके देगी। इसके अलावा जो HCl है, दिस हैव टू चेंज द फूड मीडियम इनटू एसिडिक। क्यों? क्योंकि एसिडिक मीडियम में डाइजेस्ट करना थोड़ा आसान है, वो अपने कॉम्प्लेक्स स्टेट से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो पाएगा बड़े आसानी से, जल्दी जल्दी डिग्रेडेड होगा, तो इसलिए हमें चाहिए कि वो एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। नाउ कमिंग ऑन ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन इज एक्चुअली एंजाइम
अगर हम लोग चाहे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज ए एंजाइम विच विल हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन के डाइजेशन में हमें हेल्प करेगी। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, दिस पर्टिकुलर पोर्शन is going to continue थोड़ा स्पेस कम हो रहा है मेरे पास। दिस इनर पोर्शन इज एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो आउटर पोर्शन है दिस इज नोन एज द लार्ज इंटेस्टाइन। बिफोर गोइंग इनटू इट हम लोग 2-3 चीजें बस थोड़ी सी जल्दी से और देख लेते हैं। और हमारे पास क्या है, लेबलिंग को मैं थोड़ा ओवरकम कर रही हूँ क्योंकि वी हैव वन मोर ऑर्गन। वी हैव अ स्पेशल ऑर्गन विच इज द ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड, जो कि 2 लोब्स में प्रेजेंट होती है। एंड ऑन दिस पर्टिकुलर ग्लैंड वी हैव अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। हम यहाँ पे स्टमक के ऊपर में ही बना रहे हैं। एंड दिस इज गोइंग टू ओपन इन दिस पर्टिकुलर स्मॉल इंटेस्टाइन ट्यूब। अब देखो जो फूड यहाँ पे था वो एसिडिक फूड था, ठीक है। एंड दिस वी हैव ड्रॉन अ लीवर। हम लोगों ने लीवर बनाया विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। याद रखिएगा, लीवर इज नोन एज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। तो दिस लीवर इज गोइंग टू रिलीज इट्स सिक्रीशन, अभी मैं नाम नहीं बता रही हूँ, सिक्रीशन इनटू द फूड विच इज पासिंग फ्रॉम दिस स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब वो फूड वहां पे पास करेगी। नेक्स्ट थिंग, अगर लीवर किसी भी टाइम पे रिलीज नहीं कर पाता है अपना सिक्रीशन, then it will be stored in this pouch which is known as gall bladder। इसे क्या कहा जाता है, gall bladder। gall bladder is a small pouch which will store the secretion of this liver for some time if it is not been released in a small intestine। अब जरा नाम को लिख लेते हैं। तो this is known as liver and this pouch is known as your gall bladder। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि लोगों को स्टोन हो जाता है गॉल ब्लैडर पे। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों का ना पक्का खाने पीने का रूटीन ऊपर नीचे होगा, तो उनकी बॉडी प्रॉपर तरीके से उन चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाती है। तो अब गॉल ब्लैडर में ज़्यादा चीज़ें जाके स्टोर होंगी तो कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा। अब मैं वो नाम लिख रही हूँ, लीवर इज रिलीजिंग बाइल सॉल्ट। लीवर इज रिलीजिंग बाइल सॉल्ट एंड दिस बाइल सॉल्ट इज एल्कलाइन इन नेचर। मैं दोनों चीज़ें यहाँ पे लिख दे रही हूँ। दिस बाइल सॉल्ट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। बाइल सॉल्ट रिलीज फ्रॉम द लीवर इज एल्कलाइन इन नेचर। एल्कलाइन भी बोल सकते हैं और इसे बेसिक भी बोला जा सकता है। मेरे ख्याल से मैं इधर वाला पोर्शन रफ करूंगी थोड़ी देर में, तो अगर आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो बाइल सॉल्ट जो कि एल्कलाइन और बेसिक है नेचर में, ठीक। अब वो एल्कलाइन और बेसिक क्यों है, इसके पीछे भी रीजन होगा, जाहिर सी बात है। तो हम लोग थोड़ा इसको रफ करते हैं। मेरे ख्याल से ये पोर्शन आपका क्लियर है। So this bile salt is alkaline in nature, means the food which is coming from stomach, जो फूड स्टमक से आ रहा है उसमें HCl एडेड है। दैट मीन्स वो जो फूड है वो कौन से मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में। अब एसिडिक मीडियम के साथ साथ स्टमक पे ऑलरेडी वी हैव म्यूकस। हमारे पास म्यूकस की लेयर थी, किस लिए, प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन अब जो फूड है वो कहाँ पे जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन डज नॉट हैव म्यूकस, उसके पास कोई भी म्यूकस की लेयर वहां पे प्रेजेंट नहीं है। तो अब नहीं है तो इसलिए जरूरी है कि while moving inside the intestine we need to change the medium of the food। और ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। why it is important to change the medium of the food while moving from stomach to small intestine। फिर से रिपीट कर रही हूँ, याद करना है आपको।
ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू चेंज द मीडियम ऑफ द फूड while moving from stomach to small intestine. तो आपको रीजन ये बताना है, as we know inside the stomach food medium is acidic, या acidic food is present over there because of the presence of HCl, and in small intestine there is no presence of mucus at all. वहाँ पे कोई भी mucus की presence नहीं होती है. तो if we pass the acidic food directly in small intestine without treating with the any basic substance, then it will definitely harm the cells of small intestine or the layers of small intestine. Okay, and this will be a case of severe burn और अल्सर, किसी भी तरीके का कोई भी केस हो सकता है वहाँ पे. तो इट इज फॉर दैट ओनली इट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मीडियम ऑफ द फूड वाइल पासिंग फ्रॉम फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन. तो यहाँ इंटेस्टाइन से जब हम लोग पास कर रहे हैं, देन वी विल ऐड बाइल. फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, बाइल, क्योंकि इसका मीडियम कैसा है, इसका मीडियम है एल्कलाइन, यानी ये बेसिक मीडियम में है. और ये बेसिक चीज आपके फूड को चेंज कर देगी किसमें, बेसिक मीडियम में, ताकि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को दिक्कत ना हो. लेकिन अब हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स को लेके. स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो हैव 3 बेसिक पार्ट. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज ऑल्सो हैविंग 3 बेसिक पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम. ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम. जरा हम लोग यहाँ पे नाम लिख लेते हैं. दिस सी पोर्शन, रिमेंबर स्टूडेंट, ये कई बार पूछा गया. दिस पर्टिकुलर सी सेक्शन इज नोन एज योर ड्यूडेनम. दिस जे, ये जो इनर साइड पे, जिसको एक्चुअली कहा जाता है कि ह्यूमन इंटेस्टाइन इज सो लॉन्ग, बहुत लंबी होती है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ये दिस इज अप्रोक्सीमेटली 6.5 मीटर लॉन्ग. ये जो 5 मीटर लॉन्ग वाली जो बात है ना, दिस इज एक्सेप्टेबल फॉर द स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली. ये पोर्शन इतने लंबे नहीं है जितना द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत फाइन है और बहुत ही कॉइल्ड फॉर्म में हमारे पास में प्रेजेंट होती है. सो दिस इज द ड्यूडेनम. दिस सी शेप, ओनली दिस सी शेप इज द ड्यूडेनम पार्ट. ओके, एंड इन बिटवीन दिस स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन वन मोर ग्लैंड इज प्रेजेंट ओवर देयर. मैं फिर से एक ग्लैंड बना रही हूँ, जो कि ऐसा एक लीफ टाइप स्ट्रक्चर रहता है. दिस हैज बीन अगेन ओपन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली. दिस इज नोन एज द पैंक्रियास. दिस इज नोन एज द पैंक्रियास. अगेन वी आर कमिंग ऑन पैंक्रियास. सो पैंक्रियास इज ऑल्सो गोइंग टू रिलीज अ सेट ऑफ एंजाइम. दिस सेट ऑफ एंजाइम, यहाँ पे भी 3 एंजाइम्स है. द फर्स्ट वन इज लाइपेज, the second one is pepsin, trypsin and amylase. कौन किसको डाइजेस्ट करेगा? लाइपेज विल डाइजेस्ट फैटी एसिड और ऑयल या फिर फैट को डाइजेस्ट करेगा. एंड दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइपेज जब फैटी एसिड, ऑयल और फैट को तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, उसे क्या कहते हैं? तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन. इसे कहा जाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. मतलब कि फैट को हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में या छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ब्रेक कर रहे हैं. एंड दिस इज व्हाई इट इज नोन एज योर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. नाउ कमिंग ऑन ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन विल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ अगेन प्रोटीन, बिकॉज प्रोटीन बहुत हार्ड होता है, प्रोटीन बहुत हार्ड है. तो ओनली यूजिंग दिस पेप्सिन, ओनली यूजिंग दिस ट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते. यहाँ पे आप पेप्सिन भी लिख सकते हो. दिस कुड बी पेप्सिन, क्योंकि ऑलरेडी हमने वहां पे यूज किया है ट्रिप्सिन को, तो ये आपका पेप्सिन होगा. तो आपने चूंकि ऑलरेडी एक बार यूज किया था ब्रेक डाउन करने के लिए, लेकिन वो सफिशियंट नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, एक बार और एंजाइम यूज करते हैं पेप्सिन के नाम की, जो कि उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है और सिंपलर फॉर्म में एंड कन्वर्ट इट इनटू अमाइनो एसिड. याद ये रखना है कि जो फैट है वो ब्रेक डाउन होके फैटी एसिड बनते हैं
और जो प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन होकर के अमाइनो एसिड बनते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फैट को सबसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने पे वो किस में कन्वर्ट होंगे, तो आपको नाम लिखना है फैटी एसिड्स में। प्रोटीन को जब आप कन्वर्ट करते हो तो वो सिंपल फॉर्म में किस में जाएंगे, तो आपका आंसर लिखना है अमाइनो एसिड्स में। अगर हम स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेंगे और सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे तो आंसर होगा ग्लूकोज। इज दिस क्लियर? ये एक एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। नाउ कमिंग ऑन एमाइलेज। एमाइलेज अगेन इट विल स्टार्ट डाइजेस्टिंग स्टार्च प्रेजेंट इन फूड, क्योंकि जो पहला वाला एमाइलेज था जो कि हमने माउथ में डाइजेशन किया था उसने कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन किया था। किसको किया था? कार्बोहाइड्रेट को। स्टार्च को उसने कुछ नहीं किया। तो हम फिर से एमाइलेज को यूज करेंगे ताकि वो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर सके, पहले कार्बोहाइड्रेट में और फिर वो उसको धीरे धीरे ब्रेक डाउन करेगा शुगर के फॉर्म में। तो इस तरीके से हमने धीरे धीरे चीजों को डाइजेस्ट करना स्टार्ट किया। अगेन मैं थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ। 2 glands we have. The one is the liver. Liver is releasing bile salt जो कि फूड की मीडियम को चेंज करता है बेसिक में। इसके अलावा पैंक्रियाज इज रिलीजिंग 3 एंजाइम्स, लाइपेजेस, पेप्सिन, एमाइलेज। और ये जो सेट ऑफ एंजाइम्स वो रिलीज करता है, इसके लिए जो टर्म यूज होता है उसे कहते हैं हम लोग पैंक्रियाटिक जूस। वी सेड दैट पैंक्रियाटिक जूस। एंड पैंक्रियाटिक जूस हो चाहे बाइल सॉल्ट हो, ये सारी चीजें स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में ही ओपन हो रही है और कहीं नहीं जाएगी। अब तो ये ड्यूडेनम हो गया, जो कि ये इंटैंगल्ड हिस्सा है, दिस इज नोन एज योर जेजिनम। इसे क्या कहा जाएगा? जेजिनम। फिर नेक्स्ट, दिस जेजिनम इज कनेक्टेड टू द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक, एंड दिस इज नोन एज योर इलियम। So, small intestine is having 3 parts. The one is duodenum, the second one jejunum, and the third one is ileum. Now coming on next, this ileum is connected to the large intestine. On this large intestine, a vermiform appendix is present. This is known as the appendix. जो कभी आगे जमाने में, पहले के जमाने पे हमें सेलुलोज को डाइजेस्ट करके देती थी, लेकिन अभी के लिए वो हमारे लिए वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है बच्चों? ऑर्गन्स विच इज नॉट यूजफुल टिल डेट लेकिन स्टिल दे आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ऐसे हमारे अकल के दाढ़ है जो किसी को दिखते नहीं है लेकिन आते हैं, लोगों का ऐसा मानना है कि उनको आ गए हैं। अब पता नहीं वो आए कि नहीं है, वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन फिलहाल अब आते हैं हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन पे। दिस लार्ज इंटेस्टाइन इज ऑल्सो हैविंग 3 बेसिक पार्ट। सो इट इज, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोग यहीं पे देखिएगा, सीकम, कोलन, दिस पाउच इज नोन एज रेक्टम, एंड दिस पाउच इज हैविंग अ ओपनिंग विच इज नोन एज द लास्ट पॉइंट एनएस, विच इज नोन एज एनएस। तो यहाँ पे एक ओपनिंग थी माउथ जिससे इंजेशन हो रहा था, यहाँ एनएस है जिससे इजेशन होगा। सो दिस इज ऑल ओवर द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब मैं जरा एक बार समराइज कर दूं। इंजेशन माउथ में हुआ, डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट हो रहा है, माउथ में भी थोड़ा बहुत हुआ लेकिन बेसिकली यहाँ पे हुआ। और द फूड, एक चीज और, द फूड व्हेन इट इज पासिंग फ्रॉम माउथ टू स्टमक इज नोन एज बोलस, it is LUS, bolus, and when the food is passing in small intestine it is known as chyme, it is known as chyme। ये भी वर्ड कभी कभी पूछे जाते हैं। तो ये जो इतना पोर्शन हुआ, ठीक है, आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, बोलस ये सब, ये पूरा डाइजेशन का था। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन, बस एक छोटा सा डायग्राम और मैं लूंगी, मेरे ख्याल से ये हम लोगों को पता चल गया। इन केस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, inside this small intestine we have a finger like projection. These finger like projections are actually known as the villi, इसे कहा जाता है villi, on which microvilli are present, and these microvilli are actually absorbing nutrition from the food। और ये ऐसे finger like क्यों है? To increase the surface area for the digestion, to increase the surface area for the digestion। ये पूछा जाता है कि माइक्रोविलाइज फिंगर लाइक क्यों पाई जाती है, तो आपको आंसर बताना पड़ेगा कि बिकॉज दे वांट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द डाइजेशन एंड दैट इज व्हाई दे आर फिंगर लाइक। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन पे ये प्रेजेंट होंगी जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। यहाँ ब्लड वेसल्स भी है, अगर आप देखोगे नीचे तो यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स है, दे आर ब्लड वेसल्स, दे विल
एब्जॉर्ब द फूड, एब्जॉर्ब द एनर्जी, उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली एंड देन दे विल एसिमुलेट, दे विल डिस्ट्रीब्यूट द एनर्जी टू द बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ले जाके देंगी एंड द रिमूवल ऑफ द वेस्ट विल बी फ्रॉम दिस एनस ओनली। होप आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आया होगा, क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन बस और मैं लास्ट बता रही हूँ। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हमने कहा ना कि हमारे पास 6.5 मीटर लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कई बार जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है, जो कार्निवोर्स होते हैं उनकी बहुत छोटी होती है। जैसे अगर हमसे पूछा जाए एक गोट है और एक लॉयन है, किसकी इंटेस्टाइन लंबी होगी, तो आप आंसर लेके आओगे गोट की। क्यों? क्योंकि गोट इज ईटिंग हर्बीवोर थिंग्स, वो घास वगैरह खाता है और घास को डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम लगेगा बिकॉज इट हैज मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इन कंपैरिजन टू मीट। जबकि जो लायन है इट इज ऑलवेज ईटिंग मीट, तो जो मीट है उसमें जो एनर्जी कंटेंट है वो बहुत कम होता है, भले वो अमाउंट में ज्यादा खाता है। क्यों? क्योंकि उसको एनर्जी नहीं मिल रही है। वही हम लोग घास फूस खा करके भी इतना भी खाएंगे तो हमारा पेट भर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको उससे एनर्जी मिल रही है। अल्टीमेटली हम जो खाना खा रहे हैं वो हम एनर्जी के लिए तो खाते हैं। तो चाहे आप इतना खाओ और चाहे आप इतना खाओ, डिपेंड ये करता है कि आप कौन सा सोर्स ऑफ फूड ले रहे हो। अगर आप प्लांट्स को ले रहे हो तो यू आर टेकिंग एनर्जी डायरेक्टली, आपको जल्दी एनर्जी मिलेगी और ज्यादा एनर्जी मिलेगी। लेकिन अगर आप मीट खाते हो तो आप कहीं ना कहीं आप एक फूड चेन को फॉलो कर रहे हो। पहले प्लांट्स आएंगे, प्लांट्स को हर्बीवोर खाएंगे, फिर हर्बीवोर को हो सकता है कार्निवोर ने खाया, टॉप कार्निवोर। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिडक्शन है वो 10% लॉ के अकॉर्डिंगली हो चुकी है, तो उसको डाइजेस्ट करने में भी कम ही टाइम लगेगा क्योंकि एनर्जी तो ज़्यादा है ही नहीं। और जो प्लांट्स है वो डायरेक्टली आ रहे हैं, उसमें कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी आपके पास ज़्यादा नहीं हो रही है, तो उसको डाइजेस्ट करना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। दैट इज द रीजन कि जो हमारे हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं दे हैव लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर इन कंपैरिजन टू द कार्निवोर। अगर समझ में आया हो ये वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। अगर कहीं पे भी कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी तो प्लीज़ उसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।